सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, अब तक हम कंपनी की स्थापना नामक पार्ट के पहला और दूसरा पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने परिवर्तन का अर्थ, कंपनी क्या होती है, परिवर्तन की अवस्थाएं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, एक व्यवसाय का आरंभ कैसे किया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, पार्षद सीमा नियम क्या होता है और उसमें क्या क्या बातें शामिल की जाती हैं, पार्षद अंतर नियम क्या होता है और इसमें क्या क्या बातें शामिल की जाती हैं। ये सारी चीजें हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। इसी पार्ट का हम पढ़ रहे हैं 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत कंपनी की स्थापना नामक टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 हम शुरू करेंगे प्रविवरण के साथ में, जिसको अंग्रेजी में प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। आप सबने प्रोस्पेक्टस शब्द जरूर सुना होगा, जिसके अंदर जैसे हम कहीं पर भी एडमिशन अगर हम लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है एडमिशन से रिलेटेड। उसमें सारी की सारी डिटेल होती हैं एडमिशन की, यूनिवर्सिटी के बारे में, कितनी फीस लगेगी, क्या महत्वपूर्ण तिथियां हैं इत्यादि, ये सारी डिटेल होती हैं। उस डिटेल को हम प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार कंपनी का भी एक प्रविवरण होता है, प्रोस्पेक्टस होता है। हमने पार्ट नंबर 1 में हमने जाना था कि हम 3 महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर इस पार्ट के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें तीनों महत्वपूर्ण चीजें थी परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन और व्यवसाय को आरंभ करना। तो हम इसमें से ये तीनों चीजें पढ़ चुके हैं। ये हमारे टॉपिक का बिल्कुल आखिरी पॉइंट है, प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस। तो इसके अर्थ को जान लेते हैं हम सबसे पहले। एक ऐसा प्रलेख जिसमें निर्गमन से संबंधित सभी सूचनाओं का उल्लेख होता है तथा जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र आदि के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है। तो एक ये साधारण सा अर्थ है, इसका थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी के निर्माण से संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण प्रलेख जो है वो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रविवरण होता है। प्र सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जनता से आवश्यक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रविवरण को निर्गमित किया जाता है। कंपनी के प्रवर्तक इसका निर्गमन प्राय समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही करते हैं। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद ही इसको इशू किया जाता है। वास्तव में कंपनी के जन्म से संबंध में लोगों का ध्यान आकर्षण करने का यह एक प्रमुख साधन होता है। इस प्रकार प्रविवरण कंपनी का एक विज्ञापन होता है। कंपनी की सूचनाएं इसमें लिखी होती हैं, कंपनी के लाभ हानियां इसमें लिखी होती हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के नाम इसमें लिखे होते हैं, संचालकों के नाम इसमें लिखे होते हैं, वगैरह वगैरह। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रविवरण निर्गमित करने का अधिकार केवल अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी को ही होता है। एक निजी कंपनी अपने समामेलन के तुरंत पश्चात अपना व्यवहार आरंभ कर सकती है, परंतु एक सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, पूंजी एकत्र करने की उसको आवश्यकता होती है। यदि सार्वजनिक कंपनी यह पूंजी जनता से एकत्र करती है तो उसे प्रविवरण जारी करना होता है। अब प्रविवरण क्यों जारी किया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं? तो एक तो उद्देश्य यह है कि अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना है, कि इसका उद्देश्य हो गया। फिर दूसरा, उन शर्तों का ब्यौरा देना जिन पर जनता को अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित करना है। शर्तों का ब्यौरा हो गया, इसके अंदर क्या क्या शर्तें रहेंगी। तीसरा फिर आ जाएगा इस आशय की घोषणा करना कि प्रविवरण में लिखी बातों के लिए कंपनी के संचालक उत्तरदायी होंगे। तो ये कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो प्रविवरण को जारी करने के होते हैं। फिर इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक कंपनी प्रविवरण निर्गमित करे। एक निजी कंपनी पर जनता के लिए अपने अंश व ऋण पत्र बेचने का प्रस्ताव करने का प्रतिबंध होता है, इसीलिए वह प्रविवरण निर्गमित नहीं कर सकती। लेकिन एक अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी के लिए प्रविवरण निर्गमित करना व अंशों का आवंटन करने से पूर्व प्रविवरण या फिर प्रविवरण का स्थानापन्न
विवरण पत्र रजिस्ट्रार महोदय को कार्यालय में भेजना होता है। तो स्थानापन्न प्रविवरण अभी हम पढ़ेंगे इसी क्लास में। यदि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी पूंजी जनता से प्राप्त करती है तो उसके लिए प्रविवरण निर्गमित करना अनिवार्य हो जाता है। परंतु जिस कंपनी के संचालक अपनी पूंजी निजी साधनों से एकत्रित करते हैं, मतलब खुद ब खुद अरेंज कर लेते हैं, उनके लिए प्रविवरण निर्गमित करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन उसे भी रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण पत्र जो है वो भेजना होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये। अब जान लेते हैं इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, प्रविवरण का स्वरूप कैसा होता है या फिर विषय सामग्रियां इसमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं, कंपनी के मुख्य उद्देश्य इसके अंदर लिखे होते हैं, सीमा नियम का हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पते, पेशा या उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या का उल्लेख इसमें किया जाता है। फिर अंश पूंजी, कंपनी की अधिकृत और निर्गमित की जाने वाली अंश पूंजी का विवरण इसमें होता है। अंशों के प्रकार, प्रत्येक प्रकार के अंशों की संख्या, अंशधारियों के अधिकार क्या हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों का निर्गमन किया गया है या नहीं किया गया, अगर किया गया है उनकी संख्या और शोधन की तिथि। ये जो अंशों के जो प्रकार है या अंश क्या होता है, ये हम आने वाले अगले पाठों के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि प्रविवरण के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फिर आ जाता है उसके बाद प्रबंधकीय अधिकारी, संचालक या फिर प्रस्तावित संचालक कौन है, प्रबंध संचालक या फिर प्रस्तावित प्रबंध संचालक कौन है, मैनेजर या फिर प्रस्तावित मैनेजर कौन है, अंतर नियमों द्वारा निर्धारित संचालन बनाने के लिए योग्यताएं, अंशों की संख्या क्या है इत्यादि। ये सारी की सारी चीजें जो है वो लिखी जाती हैं। फिर इसके अलावा न्यूनतम अभिदान जो हमने पार्ट 1 और 2 में पढ़ा, वह राशि जो संचालकों की राय में कंपनी का व्यवसाय शुरू करने के लिए एकत्रित करनी आवश्यक है, 90%, 80%, इस तरह का प्रावधान हमने पढ़ा है। फिर अभिदान सूची का खुलना, अभिदान सूची का खुलने का समय प्रविवरण जारी करने के बाद 5वां दिन आरंभ होने से पहले का नहीं हो सकता। तो 5वें दिन के बाद में अभिदान सूची खुलती है। फिर उसके बाद में आ जाता है आवेदन व आवंटन राशि, प्रत्येक अंश पर आवेदन व आवंटन के समय देय राशि का उल्लेख किया जाना। यदि पिछले 2 वर्षों से कोई प्रविवरण जारी नहीं किया गया है तो सब्सक्राइब्ड यानी कि पार्थिक व आवंटित अंशों का विवरण भी दिया जाना चाहिए कि कितने पहले से ही दिए जा चुके हैं। फिर नकद के अतिरिक्त प्रतिफल, इन अंशों व ऋण पत्रों की संख्या तथा धनराशि जो कि पिछले 2 वर्षों में नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के रूप में पूर्ण दत्त अथवा आंशिक रूप से निर्गमित किए गए हों, तो वो भी सारी की सारी बातें इसमें लिखी जाएंगी। फिर आ जाता है हमारा अंश प्रीमियम, प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि से पहले 2 वर्ष के अंदर निर्गमित किए गए अंशों पर दिए गए प्रीमियम की राशि यदि कोई हो तो उसका विवरण भी दिया जाता है। फिर आ जाते हैं हमारे अंडरराइटर्स, अभिगोपक, यदि अंशों व ऋण पत्रों का निगमन अभिगोपकों की सहायता से किया गया है तो अभिगोपकों के नाम, संचालकों की राय की, इन अभिगोपकों की आर्थिक दशा, उनके साधन, उनके उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है या नहीं वगैरह, ये सारी चीजें भी इसमें लिखी जाती हैं। फिर आ जाता है प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्ययों की अनुमानित राशि व उन व्यक्तियों के नाम जिनके द्वारा ये व्यय किए गए हैं या किए जाने हैं, उनका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर हमारे प्रमोटर्स आ जाएंगे, प्रवर्तक, प्रवर्तकों को दी जाने वाली राशि व उनका प्राप्त मूल्य, यह भी लिखा जाना चाहिए कि कंपनी के प्रवर्तकों में परिवर्तन में उनके हित किस सीमा तक हैं, तो ये भी लिखा जाएगा इसके अंदर। फिर आ जाएंगे हमारे ऑडिटर्स, उनके नाम, पते, कितनी फीस वगैरह वो लेंगे। इसके अतिरिक्त यह स्थान निश्चित स्थान या समय भी लिखना चाहिए कब कब हमारे ऑडिटर्स जो हैं वो खातों की जांच करेंगे। फिर आ जाता है हमारा व्यवसाय का विवरण कि व्यवसाय का व्यापार या उसका क्षेत्र या पहले से चला आ रहा है तो इस बात का उल्लेख कर देना कि व्यवसाय कितने समय से चला आ रहा है। यदि कंपनी किसी चालू व्यापार को खरीदना चाहती है जिसे अभी 3 वर्ष नहीं हुए हैं तो ऐसे व्यापार की वास्तविक अवधि भी लिख देनी चाहिए। फिर आ जाता है हमारा क्रय की गई संपत्ति, क्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण, विक्रेताओं के नाम, पते, उनको नकद धनराशि दी जाएगी या अंशों या ऋण पत्रों के रूप में उनको भुगतान किया जाएगा। यदि कोई संपत्ति जायदाद पट्टे पर ली गई है, लीज पर ली गई है, तो विक्रेता शब्द में पट्टे पर देने वाला शब्द भी लिखा जाना चाहिए। फिर उसके अलावा आ जाता है हमारा अंतर नियमों,
में प्रतिबंध, यदि कंपनी के अंतर नियमों में अपने सदस्यों के कंपनी की सभा में उपस्थित होने, बोलने, मत देने, अंशों का हस्तांतरण का अधिकार अथवा कंपनी के संचालकों पर प्रबंधक के अधिकारों के विषय में लगाए गए नियंत्रणों को भी विस्तार पूर्वक लिख लेना चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त आ जाता है लाभों का पूंजीकरण। कंपनी तथा उसके सहायक कंपनियों के लाभों तथा सुरक्षित कोषों के पूंजीकरण का विवरण, कंपनी की संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ, उसके उपयोग की विधि इत्यादि, ये भी सारी चीजें इसमें हमें लिखनी होंगे। फिर निरीक्षण का समय व स्थान, निश्चित स्थान समय जहां कंपनी के आर्थिक चिट्ठों व लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस इत्यादि का निरीक्षण किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें भी लिखनी है। और महत्वपूर्ण अनुबंध, इसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण अनुबंध की तिथि, कॉन्ट्रैक्ट की तिथि, उसके पक्षों के नाम और पते भी दिए जाने चाहिए। मुख्यतः ऐसे अनुबंधों का विवरण जिसका संबंध संपत्ति के विक्रेताओं, दलालों, कानूनी सलाहकारों, विदेशी सहयोगकर्ताओं आदि से हो, जो व्यापार के सामान्य क्रय में दिए गए हैं अथवा जो क्रय विवरण के निर्गमन की तिथि से 2 वर्ष से अधिक पहले के दिए गए थे, उन सभी महत्वपूर्ण अनुबंधों का जिक्र इसमें किया जाना चाहिए। तो ये क्रय विवरण के अंदर ये सारी की सारी 18 बातें जो हैं वो लिखी जाती हैं, डिटेल में लिखी जाती हैं। तो एक तरह से पूरी कंपनी का एक ब्लूप्रिंट सा हो जाता है कि कंपनी किस प्रकार से क्या लेनदारी है, किस प्रकार से चलेगी, क्या होगा, किस टाइम होगा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लो अगर क्रय विवरण ना हो तो उस दशा में क्या हो, तो उस दशा में स्थानापन्न क्रय विवरण नाम का एक कंसेप्ट हमारा आ जाता है। क्या होता है स्थानापन्न? ऐसा प्रलेख जो क्रय विवरण के स्थान पर तैयार किया जाता है, हम उसको स्थानापन्न क्रय विवरण कह देते हैं। रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना होता है। एक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी जिसने क्रय विवरण निर्गमित नहीं किया है तब तक अपने अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं कर सकती जब तक कि वह अंशों व ऋण पत्रों के आवंटन के 3 दिन पहले क्रय विवरण का स्थानापन्न विवरण पत्र रजिस्ट्रार को फाइल ना करते। तो अगर मान लो हमारा क्रय विवरण तैयार नहीं है और हमें अपने अंश या फिर ऋण पत्र आवंटन के लिए जो है वो पब्लिक के लिए जो है वो ओपन करने हैं, तो कम से कम 3 दिन पहले जो है हम एक स्थानापन्न क्रय विवरण जो है वो दे सकते हैं रजिस्टर ऑफिस में। अब ये किया क्यों जाता है? जब किसी अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी ने अपने निर्माण पर क्रय विवरण का निर्गमन ना किया हो तब इसको किया जा सकता है। यदि किसी निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तन हो गया हो, यदि किसी कंपनी के समस्त आवश्यक पूंजी निर्माण के पश्चात स्वतः प्राप्त हो जाए और वह क्रय विवरण का निर्गमन आवश्यक ना समझे, मतलब जो पैसा चाहिए था वो हमें जो है ना वो समय से पहले मिल जाए। ऐसी कंपनी जो प्रारंभ में अपने अंश व ऋण पत्र जनता से निर्गमित नहीं करती और बाद में निर्गमन करना चाहती है। जब कंपनी ने अपने अंश व ऋण पत्रों को किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि हमने पढ़ा था अंडरराइटर्स और अभिगोपक, उसको बेच दिया हो जो कि इन्हें जनता को आगे प्रस्तावित करेगा, तो फिर हम स्थानापन्न क्रय विवरण से अपना काम चला सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? स्थानापन्न क्रय विवरण की विषय सामग्री उससे थोड़ी सी कम है, मिलती जुलती हैं, पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से। प्रारंभिक व्ययों की राशि उसमें भी था, इसमें भी आ गया। एक तो ये आएगी कि शुरू में हमारे क्या खर्चे करने हैं और कौन इसके लिए लायबल है। अंश पूंजी से संबंधित सभी की सभी सूचनाएं, क्रय की गई संपत्ति के प्रतिफल का विवरण उसमें भी था। संचालकों व प्रबंधकों संबंधी सूचना और उनके पारिश्रमिक का विवरण, अभिगोपन संबंधी सूचना, ऑडिटर्स के नाम और उनके पते, कंपनी की संपत्ति कितनी है और कैसे खरीदी गई है वगैरह, शोध्य पूर्वाधिकार अंश, महत्वपूर्ण अनुबंधों का विवरण और समय व स्थान जहां अंतिम खातों का निरीक्षण किया जाना है। तो हमने जो क्रय विवरण पढ़ा था उसमें 18 मुख्य बातें थी जिनका शामिल किया जाना जरूरी है, जबकि स्थानापन्न क्रय विवरण में 10 जरूरी बातें हैं जो सभी स्थानापन्न क्रय विवरण में दी जाएंगी। यद्यपि यह जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, परंतु फिर भी यह कंपनी व अंशधारियों के बीच में अनुबंध का आधार माना जाता है।
तो ये प्रविवरण, स्थानापन्न प्रविवरण वह है जो प्रविवरण के स्थान पर जो है वो हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज के ऑनलाइन क्लास का आखिरी टॉपिक पार्षद सीमा नियम व पार्षद अंतर नियम में डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम हमने डिटेल में पढ़ लिया है, बस अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत वहां समझ में आ गया था, बहुत सारा यहां समझ में आ जाएगा। वहां अच्छे से समझ पाए थे तो ये चीज आसान हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार से आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। अंतर का आधार पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन करना है, वहीं पार्षद अंतर नियम का उद्देश्य पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाना है। फिर पोजीशन या स्थिति क्या है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, वहीं अंतर नियम सहायक प्रलेख होता है। फिर संबंध की हम बात कर लेते हैं। पार्षद सीमा नियम कंपनी व बाहरी लोगों के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है, वहीं पार्षद अंतर नियम सदस्यों एवं कंपनी के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। तो एक तरह से ये इंटरनली काम करता है और पार्षद सीमा नियम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ने का काम करता है। फिर वैलिडिटी, वैधता की हम बात कर लेते हैं। पार्षद सीमा नियम में प्रदत्त शक्तियों से बाहर किए गए कार्य कंपनी के द्वारा किए गए कार्य नहीं माने जाते। मतलब जो पार्षद सीमा नियम के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उसके बाहर जाकर अगर कोई कंपनी कोई भी कार्य किया जाता है उसको कंपनी का कार्य नहीं माना जाता, तथा ऐसे कार्य की पुष्टि, रेक्टिफिकेशन समस्त सदस्य भी नहीं कर सकते। वहीं पार्षद से अंतर नियम में प्रदत्त शक्तियों के बाहर किए गए कार्य भी अवैध होंगे यहां पर भी, परंतु इन कार्यों की पुष्टि बाद में सदस्यों के द्वारा संभव है। तो ये एक डिफरेंस है इसमें। फिर आवश्यकता, नेसेसिटी। पार्षद सीमा नियम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय इसको तैयार करना आवश्यक होता है, इसके बगैर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर पार्षद अंतर नियम पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इसे तैयार करना आवश्यक नहीं होता, इसके अभाव में वो टेबल ए में दिए गए समस्त नियम लागू होंगे जो हमने इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में पढ़े थे, किंतु एक प्राइवेट कंपनी के लिए इसका निर्माण आवश्यक हो जाता है। फिर अंतर का आधार हमारा आखिरी परिवर्तन, अल्टरेशन। पार्षद सीमा नियम को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कई मामलों में न्यायालयों की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है अगर इसमें परिवर्तन करना हो, कुछ चेंज करना हो। वहीं पार्षद अंतर नियम में विशेष प्रस्ताव द्वारा आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये था हमारा पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में डिफरेंस। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें समझ ली। हमने कंपनी का अर्थ जाना, कंपनी कैसे बनती है वो हमने सीखा। परिवर्तन का अर्थ, परिवर्तन की अवस्थाएं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कैसे कैसे स्टेप से गुजरती है प्रारंभिक क्रियाएं, रजिस्ट्रार के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत होते हैं, कौन कौन से शुल्क दिए जाते हैं, पूंजी अभिधान क्या होता है। फिर हमने व्यवसाय का प्रारंभ करा। फिर पार्षद सीमा नियम का अर्थ और उसमें शामिल की जाने वाली विषय सामग्री को पढ़ा। पार्षद अंतर नियम के अर्थ और उसकी विषय सामग्री को हमने पढ़ा। और आज प्रविवरण का अर्थ और उसकी विषय सामग्री, स्थानापन्न प्रविवरण क्या होता है और किस कंडीशन में उसको प्रयोग किया जाता है, ये हमने सीखा। और लास्ट में हमने सीखा पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में अंतर क्या होता है। तो ये थी हमारी आज की ऑनलाइन क्लास। आप सबका धन्यवाद।